गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा जो प्रस्तुत किए जा रहे ई लेक्चर हैं वो आप ठीक से इसको समझ पा रहे हैं और अपनी पढ़ाई है वो लगातार जारी रखे हुए हैं। और साथ ही साथ मैं अपेक्षा करता हूं कि आप ज़रूर जब ये वीडियो सुनते होंगे तो अपने कॉपी पेन के साथ, अपनी नोटबुक के साथ बैठे होंगे, ताकि आप वीडियो के जो कंटेंट हैं, जो बोर्ड वर्क जो मैं करता हूँ यहाँ पे, उसको आप अपने नोट्स के रूप में तब्दील कर रहे हो या बदल रहे हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको ठीक से समझ पा रहे होंगे। वीडियो की जो अवधि है वो बहुत लंबी नहीं है, मुश्किल से आधा घंटा 40 मिनट का वीडियो होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप 40 मिनट अगर पूरा नहीं देख पाते हो एक साथ, तो 20 मिनट की जो 2 अवधियाँ हैं उसमें भी आप इसको देख सकते हैं। तो आज स्वतंत्रता का जो अधिकार हमारा चला आ रहा है उसमें आर्टिकल 19 और 20 हम पढ़ चुके हैं। और आज स्वतंत्रता के अधिकार के तहत सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे डायनामिक जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 21। इसको हम ले रहे हैं। और आर्टिकल 21 है वो थोड़ा लंबा नहीं हो, इसके लिए मैंने पहले से ही बोर्ड वर्क है वो कर रखा है। बोर्ड पे जो कुछ कंटेंट है वो लिखे हुए हैं मेरे सामने। तो मेरी जो इसके साथ लिखने के जो उद्देश्य था मेरा वो पहले से ही वो ये था कि मेरे को लिखने में ज़्यादा समय नहीं लगे और वीडियो बहुत लंबा नहीं हो। तो आर्टिकल 21 को हम पढ़ेंगे। और आर्टिकल 21 में ये कह सकता हूँ कि भारतीय संविधान में अगर मूल अधिकारों में अगर कोई 3 अनुच्छेद मुझे छांटने हो, या आप सब पॉलिटी के जो स्टूडेंट हैं आपको छांटने हो, तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं अपने आप में, तो उन 3 में से मैं आर्टिकल 19 जो हम पढ़ चुके हैं, आर्टिकल 21 जो आज हम पढ़ेंगे 21, और आर्टिकल 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, वो 3 जो अधिकार हैं वो अपने आप में काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी डायनामिक हैं, काफ़ी विस्तृत हैं। तो ये जो आर्टिकल है आज, इसमें देखो आर्टिकल में जो प्रोविज़न किए गए हैं संविधान में वो बहुत ज़्यादा नहीं किए गए हैं, बहुत लंबा भी नहीं है आर्टिकल, केवल एक वाक्यांश लिखा हुआ है और उस एक वाक्यांश के आधार पर ही हमें इस पूरे आर्टिकल को समझना है। मैं समझता हूँ कि इस आर्टिकल को अगर हम रटने की बजाय समझने पर ध्यान देंगे तो इस आर्टिकल से प्रतियोगी परीक्षाओं में और जो विभिन्न परीक्षाएँ हैं उनमें जो आने वाले सवाल हैं वो आप गलत नहीं कर पाओगे। तो इसको समझना है हमें आज। तो पहले तो हम देखो, शुरुआत करने से पहले तो मैं बता दूं आपको कि आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 के जो प्रावधान हैं वो न केवल भारतीय नागरिकों को, बल्कि विदेशी जो हैं भारत में रह रहे हैं या आए हुए हैं, उनको भी ये प्रावधान समान रूप से मिले हुए हैं। तो हमें समझना है आर्टिकल 21 न केवल भारतीय नागरिकों के लिए है, बल्कि तमाम ऐसे व्यक्तियों के लिए उपलब्ध है जो भारत राज्य है या भारत देश है उसकी सीमाओं में निवास कर रहे हैं या रह रहे हैं। तो आर्टिकल 21 इनको मिला हुआ है। देखिए, आर्टिकल 21 की जो लैंग्वेज मैंने लिखी हुई है, आर्टिकल 21 का शीर्षक मैंने सबसे ऊपर रखा है इसका। आर्टिकल 21 का जो शीर्षक है वो है जीवन तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता का संरक्षण। यानी आर्टिकल 21 है, इसके जो प्रोविजन किए गए हैं, इन प्रोविजनों का जो उद्देश्य है, उनका जो एम है वो ये है कि जीवन तथा व्यक्तिक स्वतंत्रता है वो संरक्षित रहे, अर्थात व्यक्ति का जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताएं हैं वो सुरक्षित रहें। ये आर्टिकल 21 का शीर्षक है। अब आर्टिकल 21 का शीर्षक होने के पश्चात मैं इसकी भाषा पे आपको लेके जा रहा हूँ। जो भाषा है वो मैंने लिखी हुई है वो है, किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन व उसके वैयक्तिक स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। यह है आर्टिकल 21 का मर्म, यानी इसका मूल भाव। आर्टिकल 21 के इस वाक्यांश की और आर्टिकल 21 के वाक्यांश को समझेंगे हम। उस पूरे वाक्यांश को जब समझेंगे और उसके जो भाव हैं उनको समझ लेंगे, लेकिन सबसे पहले मैंने जो अंडरलाइन किया हुआ है, ये इतना सा वाक्य है वो आपको देखना है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अर्थात पूरे वाक्यांश को समझने से पहले जो लिखा हुआ है, हमें विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, जो शब्द यहाँ पे मेंशन है इस भाषा में, इसको समझना होगा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है, इस शब्द को हम समझें, इसके साथ ही हमें एक दूसरे शब्द को समझना होगा जो आर्टिकल 21 में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वो इस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो हम 2 शब्दों को समझेंगे, 2 शब्दावलियों को समझेंगे, उसके पश्चात ही आर्टिकल 21 के मर्म को समझ पाएंगे। तो एक वाक्यांश तो मैंने लिखा हुआ है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। दूसरा है विधि की उचित प्रक्रिया। उचित प्रक्रिया, दोनों को समझते हैं। विधि की उचित प्रक्रिया, एक है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि द्वारा
स्थापित प्रक्रिया। सबसे पहले यह समझना है, विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। इंग्लिश में इसको ये बोलेंगे प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ, और इसको हम बोलते हैं ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, यानी विधि की उचित प्रक्रिया, या हिंदी में इसके लिए एक शब्द काम में आता है विधि की सम्यक प्रक्रिया। तो ये दो शब्दावलियां हैं। सबसे पहला अंतर दोनों में ये हमें करना है कि भारत के संविधान में जो अनुच्छेद 21 में जो शब्दावली लिखी हुई है वो है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। विधि की उचित प्रक्रिया शब्दावली भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में निहित नहीं है, मतलब ये ऐसी की ऐसी शब्दावली है, ये यहाँ पे नहीं लिखी हुई है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो यहाँ पे मेंशन है, अर्थात भारत के संविधान में लिखा हुआ है प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ। तो पहला तो आप ये समझ लें, ये दोनों ही प्रक्रियाएं, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया, दोनों कानूनों के लागू होने और कानूनों के लागू होने की प्रक्रियाओं से संबंधित हैं, हमें ध्यान देना है। और दोनों का, इन जो दोनों शब्दावलियां हैं, दोनों टर्म्स जो हैं, दोनों अवधारणाएं हैं, इनका जन्म दोनों का ही ब्रिटेन में हुआ है। आपको ध्यान देना है, ब्रिटेन के जो कानूनविद हैं और कानूनवेता हैं, उन्होंने इन शब्दों को ईजाद किया है। आप ये समझ सकते हैं इसको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया दोनों ही। अब देखिए, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है ये जो, अगर मैं एक सवाल के रूप में आपसे ये पूछ लूं कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्द भारत के संविधान में शामिल किया गया है वो कहाँ से शामिल किया गया है, तो इसका आंसर आएगा जापान के संविधान से। क्योंकि हमें यह समझना है कि ये ब्रिटेन के टर्म है, मैं बता चुका हूँ आपको, ब्रिटिश टर्म है, ये भी ब्रिटिश टर्म ही है, लेकिन ये ब्रिटिश टर्म विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यहाँ से ब्रिटेन से कहाँ चली गई है, जापान के संविधान में, और जापान के संविधान से हमने भारतीय संविधान में ग्रहण की है। अब आप ये सोचते होंगे कि हम ये क्यों नहीं पढ़ते हैं कि हमने ब्रिटेन से ग्रहण करी है। ब्रिटेन के संविधान में, क्योंकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है, तो ब्रिटेन के संविधान में ऐसी कोई लिखित टर्म नहीं लिखी हुई थी। ये टर्म जो ब्रिटेन में थी, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये कहाँ चली गई, ब्रिटेन से जापान चली गई, और जापान से हमने, जापान के संविधान से ये टर्म हमने ग्रहण की है। इसका ओरिजिन जो है या मूल जो है वो इसका ब्रिटेन ही है। मैं आपको बता चुका हूँ, इसका जो मूल है वो भी ब्रिटेन ही है। अब हमें यह समझना है कि विधि द्वारा जो स्थापित प्रक्रिया है वो क्या है और विधि की उचित प्रक्रिया है वो क्या है। तो मोटे तौर पर हम ये जानेंगे कि जापान से ये शब्दावली हमारे संविधान में आई है, इसका मतलब ये है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये है कि कोई व्यवस्था जो विधि के द्वारा तय कर दी गई हो, कोई ऐसी व्यवस्था जो विधि के द्वारा तय कर दी गई हो, और विधि हम जानते हैं कि सबके लिए समान बराबर होती है। उस विधि में अगर किसी व्यक्ति को जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से वंचित किया गया हो, उस विधि में ये मेंशन किया गया हो कि ऐसे ऐसे कारणों से, ऐसे ऐसे कृत्य करने से व्यक्ति को व्यक्ति के जीवन के अधिकार और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं से वंचित कर दिया जाएगा, अगर विधि में व्यवस्था कर दी गई हो। ठीक है, तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि विधि बनाने की जो शक्ति है वो किसके पास होती है। हम पढ़ चुके हैं ये बात कि सरकार के 3 अंग होते हैं, विधायिका जो विधि का निर्माण करती है, कार्यपालिका जो विधियों को लागू करती है, और न्यायपालिका जो विधियों की व्याख्या करती है। तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में ये देखा जाता है कि विधि में जो कुछ लिखा हुआ है, विधि बनाई गई है और जो बनी हुई विधि है उसमें जो कुछ लिखा हुआ है, क्या किसी व्यक्ति को जो विधि में लिखा हुआ है उसी के अकॉर्डिंग, उसी की अनुपालना में उस व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं या जीवन की स्वतंत्रता है, सुरक्षा है, उसके अधिकार को छीना गया है अन्यथा अथवा नहीं। ये इसमें देखना होता है, मेन मुख्य इसमें देखना होता है कि विधि में ये प्रावधान है या नहीं है कि किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को छीना जा सकता है। अगर विधि में ऐसा प्रावधान किया गया हो और फिर छीना जा रहा हो तो अपने आप में ये, इसको हम बोलेंगे विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार किसी व्यक्ति की जीवन और उसकी जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उसको छीना गया है और वो अपने आप में न्यायोचित है, ऐसा माना जाता है। हमें एक चीज़ और देखनी है यहाँ पे, विधि की उचित प्रक्रिया। तो विधि की उचित प्रक्रिया को हम समझें, इससे पहले मैं एक चीज़ यहाँ पे और बताऊंगा आपको कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में न्यायपालिका है वो ये देखती है, मामला जब जाएगा न्यायपालिका के सामने, कि न्यायपालिका ये देखती है कि कोई व्यक्ति है, उसकी जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को जब छीना गया है, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रताओं को जब छीना गया है तो क्या वास्तव में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही छीना गया है।
तो मान लीजिए कोई मामला भारत में, मैं अब यहाँ बात कर रहा हूँ भारत के संदर्भ में, भारत में कोई मामला है, मान लीजिए कोई ऐसा मामला था जो न्यायपालिका के सामने गया कि अपने यहाँ पे भारत की जो व्यवस्थापिका है, विधायिका है, जिसको विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है, उसने एक विधि बनाई है कि चोरी करने के जुर्म में आजीवन कारावास की सजा होगी। या मैं कह सकता हूँ कि ऐसी विधि संसद ने पारित की है कि चोरी करने के जुर्म में फांसी पर लटकाने की प्रावधान रखा गया है, अर्थात उसको मृत्युदंड दिया जाएगा, फांसी पे लटका दिया जाएगा। विधि किसने बनाई है? संसद ने बनाई है। विधि संसद से पारित हुई है। संसद से पारित होने के पश्चात राष्ट्रपति की विधि पर हस्ताक्षर हुए हैं और वो विधि भारत में लागू है। अब इस विधि के उल्लंघन में कोई व्यक्ति ने चोरी कर ली है और अब वो चोरी कर ली है, न्यायपालिका में जब मामला चला तो न्यायपालिका ने यह देखा कि इस व्यक्ति को किस जुर्म में फांसी की सजा सुनाई गई है। तो न्यायपालिका ने देखा भाई इस एक्ट के तहत, इस कानून के तहत इसको फांसी की सजा सुनाई गई है जो संसद ने पारित किया है। तो न्यायपालिका ने यह देखा कि वास्तव में जो विधि बनाई गई थी उस विधि में दंड का जो प्रावधान है वो प्रावधान ये है कि चोरी की जो सज़ा है वो फांसी पे लटकाना है, तो वास्तव में ये सही है। फिर न्यायपालिका ये देखती है कि जो विधि बनाई गई है वो विधि बनाने वाली जो संस्था थी, क्या वो उस विधि बनाने के लिए उचित थी? तो फिर वो उस प्रोसीजर को देखती है कि जो विधि बनाई गई है वो उचित प्रक्रिया से बनाई गई है या नहीं बनाई गई है। तो भारत के संदर्भ में जब इस चोरी वाले मामले में जब वो देखेगी तो वो ये पाएगी कि विधि उचित बनाई गई है, विधि संसद ने बनाई है, विधि पर नियमानुसार राष्ट्रपति के हस्ताक्षर भी हैं और विधि बनने की जो प्रक्रिया थी वो भी उचित थी। कंटेंट क्या था विधि का, उससे कोई मतलब नहीं न्यायपालिका को। उसके अंदर उसका मूल भाव क्या था, विधि कठोर थी, हार्ड थी, सही थी, गलत थी, उससे कोई मतलब नहीं है। विधि बनाने की जो प्रक्रिया थी वो उचित थी। और इस दृष्टिकोण के अनुसार जब मामला यहाँ पे आएगा तो उस व्यक्ति को, क्योंकि न्यायपालिका है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करेगी, विधि ये कहती है कि फांसी लटकाना होगा अगर किसी ने चोरी की है तो इस मामले के अनुसार यहाँ पे जो व्यक्ति है, भारत में जो व्यक्ति है, जो विक्टिम था यहाँ पे, उसको फांसी की सज़ा होगी। ये हमें समझना है। तो यह है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। इसमें न्यायपालिका केवल इतना देखती है कि विधि जो बनी है वो उचित संस्था के द्वारा बनाई गई है, विधि को बनाने के समय उचित प्रक्रिया का पालन किया गया है, बस वो दो चीज़ देखती है। विधि का कंटेंट क्या है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। और विधि में ये प्रावधान ऑलरेडी था कि चोरी की जो सज़ा होगी वो फांसी होगी और उसी के अकॉर्डिंग फांसी दी गई है। तो ये प्रक्रिया भारत के दृष्टिकोण के हिसाब से न्यायोचित है। ठीक है। दूसरा जो प्रसंग है विधि की उचित प्रक्रिया, ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये भारत की प्रक्रिया है, भारत में काम में लाई जा रही थी मोटे तौर पे, ब्रिटेन में लाई जा रही है और जापान में तो लाई जा रही है क्योंकि जापान भी संसदीय व्यवस्था वाला देश है। और ये जो प्रक्रिया है वो ये तय करती है कि किसी देश में ये प्रक्रिया अगर है तो वहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि विधायिका की संप्रभुता है, संसदीय संप्रभुता कायम है वहाँ पे। भारत के संदर्भ में अगर हम बात कर लें तो ये मूलतः ब्रिटेन की है। तो ब्रिटेन में कोई भी विधि से ब्रिटिश संसद बनाती है तो उस विधि को न्यायपालिका चैलेंज नहीं कर सकती। तो ये विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जहाँ पे काम में लाई जा रही है, ये मोटे तौर पर ये इंडिकेट करता है कि उस देश की जो राजनीतिक व्यवस्था है उसमें जो विधायिका है उसकी संप्रभुता है या संसदीय संप्रभुता है वो कायम है। दूसरा है विधि की उचित प्रक्रिया। इसमें हमें यह देखना होता है कि विधि की जो उचित प्रक्रिया है वो क्या होती है। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ दोनों टर्म्स हैं वो, उनका जन्म ब्रिटेन में हुआ है, लेकिन जन्म ब्रिटेन में होने के साथ ये जो विधि की उचित प्रक्रिया है ये मोटे तौर पर जो काम में लाई जा रही है ना, वो लाई जा रही है यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में। अमेरिका में इस पद्धति को काम में लिया जा रहा है, इस पद्धति को काम में नहीं लिया जा रहा है। ये पद्धति क्या है? ये पद्धति थोड़ी सी इससे वाइड है। ये जो विधि है, विधि शब्द है, उसकी संकीर्ण व्याख्या करती है, हमें ये समझना है। ये इसकी थोड़ी सी विस्तृत व्याख्या करती है। यहाँ पे जो न्यायपालिका है अमेरिका में, वो विधि की जो उचित प्रक्रिया है उसके तहत क्या करती है, दो चीज़ों का परीक्षण करती है। दो चीज़ों का परीक्षण, देखो यहाँ पे किस चीज़ का परीक्षण हो रहा है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया में किसका परीक्षण हो रहा है, केवल विधि की प्रक्रिया का परीक्षण हो रहा है कि विधि की जो प्रक्रिया है वो उचित है या नहीं है। एक तो ये हो रहा है, अर्थात विधि निर्माण की जो प्रोसीजर थी वो सही थी या नहीं थी, केवल इतना ही परीक्षण हो रहा है। ठीक है। दूसरा ये भी परीक्षण हो रहा है कि कार्यपालिका ने जो उसको दंड दिया है, जो फांसी वाली सजा दी है उसको, या उसके लिए जो आदेश जारी किए हैं वो वैध है या नहीं है विधि के अनुसार, इतना ही देखता है। यहाँ पे थोड़ा सा मामला वाइड हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, विधि की जो उचित प्रक्रिया है इसमें यह होगा कि दो चीजें यहाँ पे न्यायपालिका देखती है। यूएसए में अगर मैं बात करूं न्यायपालिका की, तो एक तो देखती है प्रक्रिया को, ठीक है, एक तो प्रक्रिया, अर्थात प्रक्रिया तो यहां भी देखी गई है
कि विधि बनने की जो प्रक्रिया है वो उचित है या नहीं है, और उचित प्रक्रिया से विधि बनी हुई है और उसके बाद उस विधि से किसी को फांसी पर लटकाया जा रहा है तो वो न्यायसंगत है। लेकिन यहाँ पे प्रक्रिया के साथ साथ क्या देखा जाएगा, एक तो पहली बात तो देखी जाएगी यहाँ पे प्रक्रिया, और दूसरी बात देखी जाएगी कि विधि तार्किक है या नहीं है। विधि जो बनी है, कानून जो बनाया गया है, अर्थात विधि जो बनी है वो प्रक्रिया संगत तो होनी ही चाहिए। अर्थात विधि बनने का जो जरिया है, विधायिका है, वो उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि बनाएगी, और न केवल उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए विधि बनाएगी, बल्कि विधि कैसी बनाएगी, उचित विधि बनाएगी, तार्किक विधि बनाएगी, बिना भेदभाव करने वाली विधि बनाएगी। अब यहाँ पे जब ये मामला जाएगा, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, और अमेरिका में जब ये मामला जाएगा यहाँ पे कि भाई किसी एक अमेरिकन नागरिक को चोरी के जुर्म में, उसने $5 की चोरी कर ली है, ₹10 की चोरी कर ली है, उसके जुर्म में वहाँ की जो न्यायपालिका है उसके सामने जब मामला गया है, तो वो न्यायपालिका में वो व्यक्ति कह रहा है वहाँ पे कि भाई मुझे केवल ₹5 चुराने या $5 चुराने के एवज में मुझे फांसी क्यों दी जा रही है, मेरा जीवन क्यों समाप्त किया जा रहा है इस मामूली सी चोरी के लिए। तो यहाँ पे न्यायपालिका है वो ये देखती है कि क्या ये विधि अमेरिकन कांग्रेस ने बनाई है। तो अमेरिकन कांग्रेस ने जो विधि बनाई थी, वास्तव में आप सपोज करें 1 मिनट के लिए कि ऐसी विधि बना रखी थी कि $5 की चोरी के मामले में किसी व्यक्ति को फांसी की सजा सुनाई जा सकती है। लेकिन वहाँ पे न्यायपालिका ये देख रही है, अमेरिकन न्यायपालिका देख रही है कि विधि है वो उचित प्रक्रिया से बनाई गई थी, अमेरिकन कांग्रेस ने बनाई थी, अमेरिकन राष्ट्रपति के उस पर हस्ताक्षर हैं, लेकिन विधि है वो उचित नहीं है, तार्किक नहीं है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। क्योंकि एक मामूली सी चोरी के लिए आप किसी व्यक्ति के जीवन और उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वो जो अपराधी है वो फांसी जैसे कठोर कारावास से बच जाएगा, और वो जो न्यायपालिका की शक्ति है, कौन सी शक्ति, विधि की उचितता, तार्किकता, सम्यकता और उसकी जो मैं कह सकता हूँ कि उसकी सुसंगतता जांचने की जो न्यायपालिका की ताकत है वो यहाँ पे अत्यधिक है। तो यहाँ पे तो क्या हो रहा है, यहाँ पे तो विधि बना दी संसद ने, तो विधायिका है, संसद है, वो सुप्रीम बन रही है, उसकी सुप्रीमेसी कायम हो रही है, और यहाँ पे न्यायपालिका की क्या हो रहा है, न्यायपालिका बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता स्थापित हो गई है, क्योंकि न्यायपालिका ये नहीं देखती है, प्रक्रिया भी देखती है न्यायपालिका, और न्यायपालिका ये भी देखती है कि हाँ विधि बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, न्यायपालिका के पास नहीं है। लेकिन न्यायपालिका ने यह कहा है कि आपको ऐसी कोई छूट नहीं होगी, आप किसी भी तरह का अतार्किक, भेदभावपूर्ण, फिजूल, या हम जिसको बोलते हैं बकवास किस्म का कानून बना दें आप, जिसमें कोई सुसंगतता नहीं हो। आप चोरी जैसे जुर्म के लिए, मामूली से जुर्म के लिए आप ये नहीं देखते हो कि उसने चोरी किन परिस्थितियों में की होगी, ₹5 क्यों चुराए होंगे, हो सकता है उसको भूख लगी हो, भूखा था वो 5 दिन से, उसने चोरी कर ली होगी। तो आप ये प्राकृतिक न्याय जो है उसके खिलाफ है। तो यहाँ पे जो है ये अमेरिकन टर्म है विधि की उचित प्रक्रिया। हमें केवल ये देखना है कि भारत के संविधान में लिखा हुआ है किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अलावा उसके जीवन में उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। अर्थात यहाँ पे क्या काम में लिया गया है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। अब हमें समझना है एक महत्वपूर्ण केस, और उस महत्वपूर्ण केस के बाद में हम ये समझ पाएंगे कि भारत के संविधान में लिखा क्या गया है, और अब जो क्या विधि की उचित प्रक्रिया है उसका भी कुछ स्थान भारत में है या नहीं है। तो आप एक सवाल के रूप में मोटे तौर पर ये समझ लें कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया है वो 1950 में संविधान लागू होने से लेकर 1978 तक मैं कह सकता हूँ कंटिन्यूअस इसी प्रक्रिया को फॉलो किया गया, और इसी प्रक्रिया को फॉलो करते हुए मोटे तौर पर न्यायपालिका ने अपने फैसले सुनाए। विधि की उचित प्रक्रिया मैं कह सकता हूँ 1978 के बाद में न्यायपालिका ने समय समय पर यह देखना शुरू कर दिया है कि न केवल विधि है वो उचित होनी चाहिए, विधि की जो प्रक्रिया है वो उचित होनी चाहिए, बल्कि विधि का जो मर्म है, जो उसका भाव है, जो उसका कंटेंट है वो भी उचित होना चाहिए, तर्कसंगत होना चाहिए, सुसंगत होना चाहिए। तो 1978 के बाद में भारत की न्यायपालिका है वो इस चीज़ को भी अपनाए हुए है। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत के संविधान ने विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को ग्रहण किया है, लेकिन कालांतर में न्यायिक व्याख्याओं ने विधि की उचित प्रक्रिया को भी अपना माध्यम बना लिया है। अब भारत में भी जो विधियों की व्याख्या होती है वो न केवल इस पैटर्न से बल्कि इस पैटर्न से भी होती है, और ये पैटर्न संकुचित है, ये व्यापक है अपने आप में, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले जो मामला मैं भारत के संदर्भ में समझाऊंगा आपको वो है, आपने एक महत्वपूर्ण मामला सुना होगा, A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य।
ये मामला सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचा था 1950 में। A.K. गोपालन बनाम मद्रास राज्य। कोर्ट में मामला 1950 में पहुंचा और मामला दरअसल मैं आपको बिल्कुल संक्षिप्त में समझाऊं तो ये था कि निवारक जो निरोध कानून है, निवारक निरोध कानून का अर्थ आप इतना समझ लें इस टॉपिक के लिए कि जिसमें अपराध करने से पहले ही किसी व्यक्ति को अपराध करने की आशंका के आधार पर ही किसी व्यक्ति को हम अरेस्ट कर लें, गिरफ्तार कर लें, उसको नज़रबंद कर दें, यह है निवारक निरोध। तो 1950 में A.K. गोपालन मामले में जब मामला कोर्ट के सामने गया और हवाला ये दिया गया कि भाई किसी व्यक्ति को आपने निवारक निरोध कानून से अर्थात नज़रबंदी के माध्यम से उस व्यक्ति को अपराध करने से पहले उसकी स्वतंत्रताओं को, उसके जीवन और उसकी स्वतंत्रताओं को बाधित कर दिया है, उसको कैद कर दिया आपने। तो इस मामले में जब मामला गया कोर्ट में तो कोर्ट ने इसकी जो व्याख्या करी वो ये करी कि भाई ये जो मामला है और जिसमें किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित किया गया है वो निवारक निरोध कानून के अंतर्गत किया गया है और निवारक निरोध जो कानून है वो स्थापित है। औपनिवेशिक भारत में कानून चला आ रहा था, उसके बाद भी बहुत सारे कानून निवारक निरोध के भारत में बन गए हैं, लेकिन जिस निवारक निरोध कानून के आधार पर A.K. गोपालन को नज़रबंद किया गया था या उसकी व्यक्तिगत और जीवन संबंधी सुरक्षाओं को कैद कर दिया गया था, तो उस मामले में कोर्ट ने यह कहा कि नहीं भाई, चूंकि इस मामले में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन हुआ है, अर्थात एक उचित प्रक्रिया से विधि बनी हुई थी, निवारक निरोध विधि, और उस निवारक निरोध विधि के कारण ही इसकी जो व्यक्तिगत जीवन है और वो छीने गए हैं, इसलिए हम इसको ठीक मानते हैं, गलत नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये मामला यहाँ पे 1950 में आया था। 1978 में जो मामला आया था वो आया था मेनका गांधी वाद। उसको आप इसी नाम से याद रखें, मेनका गांधी वाद। मेनका गांधी वाद में जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का वो हमें देखना है। मेनका गांधी वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि हम न केवल ये देखेंगे कि विधि की जो प्रक्रिया थी या जो विधि बनाई गई थी वो उचित माध्यम से, उचित प्रक्रिया से बनी हुई थी, बल्कि विधि उचित थी भी या नहीं थी, ये भी देखने का जो अधिकार है वो न्यायपालिका का अधिकार है। यहाँ पे 7 जजों की बेंच थी, आप ध्यान देना। और इसने क्या करा, A.K. गोपालन मामले में जो फैसला आया था, A.K. गोपालन मामले का फैसला यह था कि विधि की जो प्रक्रिया है वो उचित है, तो हम क्या कर सकते हैं, विधि उचित माध्यम से बनी हुई है तो उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते, उसके अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता और जीवन को छीना गया है तो हम इसको कुछ नहीं कर सकते इस मामले में। लेकिन यहाँ पे कहा नहीं, हम ये देखेंगे कि विधि युक्तियुक्त हो, तर्कसंगत हो, उचित हो, सुसंगत हो, अन्यथा उस विधि को हम खारिज कर देंगे अपने आप में। यहाँ पे कोर्ट ने कहा कि हमें ये देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये 1978 में मेनका गांधी वाद में जब फैसला आया तो कोर्ट ने कहा कि हम आर्टिकल 13 को देखते हैं पहले। आर्टिकल 13 में लिखा हुआ कि ऐसा कोई भी कानून जो मूल अधिकारों से असंगत है वो अपने आप में शून्य है। तो कोर्ट ने जब इस फैसले में इंटरप्रेट किया, इसमें फैसला जब सुनाया तो कोर्ट ने कहा कि हमें अनुच्छेद 13 को भी साथ पढ़ना पड़ता है, जिसमें लिखा होता है कि कोई भी विधि जो मूल अधिकारों से असंगत है उसको हम उसी मात्रा में खारिज कर सकते हैं। तो जो विधि बनाई गई है वो विधि उचित प्रक्रिया से बनने के बावजूद भी हम उसको खारिज कर सकते हैं अगर वो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विरुद्ध हो, असंगत हो, बेकार हो, बकवास टाइप की हो या विषमतापूर्ण हो, भेदभाव करने वाली हो, तार्किक नहीं हो, ऐसी विधि को। तो यह है विधि की उचित प्रक्रिया। तो आपको ये समझना है 1978 के बाद मेनका गांधी वाद में जो फैसला है उसके पश्चात जो भारत की न्यायपालिका है वो न केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया यानी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के स्थान पर अब विधि की उचित प्रक्रिया की ओर बढ़ गई है। अब वो देखती है कि विधि उचित है या नहीं है। तो ये तो हो गया विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और विधि की उचित प्रक्रिया का अंतर। मैं आशा करता हूं कि आप इन दोनों शब्दों को समझ पाए होंगे। इसमें जो सवाल मोटे तौर पर बनता है प्रतियोगी परीक्षा के लिहाज से वो ये बनता है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया जो शब्दावली है वो किस देश के संविधान से ग्रहण की गई है, तो उसका आंसर जापान आएगा, हमें ध्यान देना है। यद्यपि मैं दोनों शब्दावली आपको बता चुका हूँ कि दोनों जो टर्म्स हैं वो ब्रिटिश टर्म्स हैं, एक अमेरिका में काम कर रही है, एक ब्रिटेन में काम कर रही है। और भारत में आप देख सकते हैं कि मैंने बता दिया आपको, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी काम करती है और विधि की उचित प्रक्रिया भी काम करती है। अर्थात ब्रिटेन में जब विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया काम में लाई जा रही है तो वहाँ पे संसदीय संप्रभुता कायम है, और जब अमेरिका की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे विधि की उचित प्रक्रिया काम में ली जा रही है तो वहाँ पे न्यायिक सर्वोच्चता कायम है। और भारत ने क्या करा है, इन दोनों के बीच का रास्ता अपनाया है। कुछ मामलों में विधिक सर्वोच्चता है, संसदीय संप्रभुता है, तो कुछ मामलों में न्यायिक सर्वोच्चता है। तो ये बीच का हमने संतुलन इसमें बना के रखा हुआ है। अब हम बात करेंगे इस आर्टिकल 21 की। तो आर्टिकल 21 में एक तो आपको ये समझना है, देखो आर्टिकल 20 और 21 दोनों को आप एक साथ ही समझ लें।
आर्टिकल 20 और 21 इनका निलंबन नहीं हो सकता, सस्पेंशन इसका नहीं हो सकता, निलंबन नहीं हो सकता किसी भी सूरत में। जैसे हमने पढ़ा ना कि आर्टिकल निलंबन नहीं। देखो एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी है कि हमने ये पढ़ा था कि राष्ट्रीय आपात के समय जो मूल अधिकार हैं वो संसद द्वारा, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा हैं, वो निलंबित हो जाते हैं। हमें समझना है कि ये निलंबन 44वें संशोधन, भारतीय संविधान में एक संशोधन हुआ था 44वां 1978 में। 44वें संशोधन 1978 के पश्चात ये प्रावधान कर दिया गया है कि किसी भी सूरत में, चाहे राष्ट्रीय आपात लगा हो, चाहे और कोई परिस्थिति विद्यमान हो, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 के जो प्रावधान हैं वो निलंबित नहीं होंगे, वो लागू ही रहेंगे। अर्थात कोई व्यक्ति है, अनुच्छेद 20 में जो मैं आपको कल बता चुका हूँ कि अपराधियों के दोष संधि के संबंध में जो संरक्षण है वो मिले हुए हैं, वो भी निलंबित नहीं होगा किसी भी सूरत में। और अनुच्छेद 21 है वो भी किसी भी सूरत में निलंबित नहीं होगा। तो ये हमें एक इम्पोर्टेंट इसमें ये चैप्टर है, एक अपने आप में सवाल बनने की गुंजाइश यहाँ पे रहती है, हमें ध्यान देना है इस पर। अब मैं आपको इस गोपालनवाद और मेनका गांधी वाद के बाद इस मामले में जिसके जो फैसले आए हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट हैं विभिन्न देश के, उनके इस आर्टिकल की जो व्याख्या आई है, अब उस व्याख्या को भी समझते हैं। अभी हमने जो व्याख्या करी है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया की व्याख्या करी है, और अब इस व्याख्यान के जो अगला भाग है, इस व्याख्यान में जीवन की व्याख्या करेंगे हम कि जीवन क्या है, जीवन व उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता। तो जीवन का जो अधिकार है, यहाँ जो आर्टिकल 21 में मिला हुआ है, क्या जीवन का जो अधिकार है वो केवल जिंदा रहने का अधिकार है, या जीवन जीने का जो अधिकार है वो गरिमापूर्ण तरीके से जीवन जीने का अधिकार है? इसको हम समझेंगे अब अगले राउंड में। अब हम बात करते हैं सबसे पहले जो एक फैसला सबसे पहले मैं आपके सामने चर्चा करूंगा, वो है आजीविका का अधिकार। एक अधिकार की बात कर रहा हूं मैं आपके सामने, आजीविका का अधिकार। देखिए, आजीविका का अधिकार एक मामला था, कोई ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम, ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम के मामले में कोर्ट का फैसला आया था कि आजीविका का अधिकार है वो भी जीवन जीने के अधिकार के साथ जुड़ा हुआ है। किसी व्यक्ति को आजीविका जब नहीं मिली हुई है तो वो व्यक्ति सम्मानपूर्वक, गरिमापूर्वक जीवन व्यतीत नहीं कर सकता। अतः आजीविका का अधिकार भी क्या है? आजीविका का अधिकार भी जीवन जीने के अधिकार के तुल्य है। तो अगर मैं बात कर लूँ, सवाल कोई बन जाए कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत आजीविका का अधिकार मूल अधिकार है? आर्टिकल 21। हमें ध्यान देना है, आर्टिकल 21 इतना व्यापक है कि कोई भी जो मूल अधिकार आएगा, अगर नया कोई मूल अधिकार है तो वो सारे के सारे अब यहीं पे आके यहीं आ रहे हैं, या तो 19(1) में जा रहे हैं सारे अधिकार, या फिर यहीं आ रहे हैं। क्योंकि जीवन जैसा एक व्यापक शब्द यहाँ पे लिखा हुआ है, और जीवन व्यक्ति के जो अधिकार हैं, भाई जीवन किसका है? व्यक्ति का है। और व्यक्ति के जीवन जीने के लिए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं, वो सारे के सारे अधिकार यहाँ पे निहित होंगे। तो ये हमें ध्यान देना है। इसीलिए मैंने आपको लेक्चर की शुरुआत में बताया था कि ये भारतीय संविधान का सबसे डायनामिक, सबसे गतिशील, सबसे व्यापक, वाइड आर्टिकल है। तो एक जो ओल्गा टेनिस मामले, ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम में जो फैसला आया था, वो आया था कि आजीविका का जो अधिकार है वो भी नागरिक का मूल अधिकार है। फिर देखो, एक अधिकार आया था एकांतता का अधिकार। ये मामला कोई पहुंचा था कोर्ट में टेलीफोन टेप को लेकर, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ कि फोन टेपिंग को अवैध माना गया। फोन टेपिंग यानी एकांतता का अधिकार का मतलब हो गया कि व्यक्ति है, उसको अपने निजी जीवन में कुछ एकांत पल या एकांत जीवन जीने का अधिकार भी है, ताकि उसको कोई बाहर से इंटरप्रेट नहीं करे, बाहर से उसको कोई डिस्टर्ब नहीं करे। तो फोन टेपिंग के विरुद्ध ये अधिकार मिला हुआ था। और ये जो मामला आया था, ये आया था पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टी बनाम भारत संघ। पीपुल्स यूनियन ऑफ सिविल लिबर्टीज बनाम भारत संघ के मामले में ये फैसला आया था कि टेलीफोन जो टेप किसी का कर सकते हो, आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वो आप उचित कानून और बहुत आवश्यक होने पर विशेष परिस्थितियों में ही कर सकते हो। और इसके लिए बहुत ज़्यादा जटिल प्रक्रियाएं अपनाने के लिए कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए। तो ये एकांतता का अधिकार है, वो भी जीवन के अधिकार में शामिल है। फिर देखो, एक हथकड़ी से सुरक्षा। हथकड़ी से सुरक्षा, ये जो फैसला आया था, ये आया था सुनील वर्सेज मध्य प्रदेश राज्य, सुनील वर्सेज एमपी स्टेट।
इस मामले में क्या हुआ था कि कोर्ट ने कहा कि भाई जो सजा याफ्ता हैं या जो अभियुक्त हैं या अभियुक्त हैं उनको उनको भी वो चाहे चाहे तो उन पे दोष सिद्ध हो चुके हों या दोष सिद्ध होने की प्रक्रिया में वो व्यक्ति हों, उनको भी गरिमापूर्ण जीवन का अधिकार है। आप उनको हथकड़ी पहनाकर इस तरह से उनकी गरिमा को, उसके जीवन की गरिमा को भंग नहीं कर सकते। तो विशेष मामलों में अगर कोई हार्डकोर क्रिमिनल अपराधी हैं तो आप मजिस्ट्रेट की स्वीकृति से उसको हथकड़ी पहना सकते हो। अदरवाइज आप पुलिस या सुरक्षा बल होने के नाते आप उसको हथकड़ी पहनाकर आप उसको बेइज्जत नहीं कर सकते, क्योंकि आर्टिकल 21 के तहत जीवन जीने का जो अधिकार है उसमें गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार भी सम्मिलित है। तो हथकड़ी से सुरक्षा है वो भी मिली हुई है। एक इंपॉर्टेंट मामला है तुरंत डॉक्टरी सहायता। तुरंत डॉक्टरी सहायता का अधिकार ये हमें समझना है, और ये एक दो बार सवाल बना भी हुआ है। आरपीएससी की जो विभिन्न परीक्षाएं, यूपीएससी में भी एक बार आया हुआ है। तुरंत चिकित्सीय सहायता का अधिकार है, वो भी क्या है? तुरंत चिकित्सीय सहायता का अधिकार है, वो भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है। देखिए, हम देखते हैं कि बहुत सारे मामलों में जब एक्सीडेंटल मामले होते हैं तो किसी घायल को हम सड़क से उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचाते हैं, फिर डॉक्टर्स हम इलाज करते हैं कि वेट करते हैं कि पुलिस आएगी, पुलिस केस है, मारपीट हुई हो सकती है, एक्सीडेंट हुआ होगा या हत्या हो सकती है। तो इस मामले में क्या होता है कि इतने में जो पेशेंट है, जो घायल है, उसकी मृत्यु हॉस्पिटल में ही हो जाती है। तो परमानंद कटारा बनाम भारत सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी घायल को बिना जो पुलिस है उसके आए हुए चिकित्सकों का यह दायित्व बनता है कि उसका प्राथमिक इलाज वो करे, बिना पुलिस का वेट किए, बिना एफआईआर किए, बिना कानूनी प्रक्रियाओं का पालन किए हुए। कोई व्यक्ति जब जीवन और मृत्यु से जूझ रहा है तो उस व्यक्ति का यह अधिकार है कि वो तुरंत डॉक्टरी सहायता प्राप्त करे। तो डॉक्टर्स हैं या हॉस्पिटल हैं, उनको इस बात का वेट नहीं करना है कि पुलिस आएगी, पुलिस केस है। वो उनका दायित्व बनता है और उस व्यक्ति का अधिकार बनता है कि वो अपना जो स्वास्थ्य लाभ है वो तुरंत प्राप्त करे। ठीक है, एक अधिकार और है जो इम्पोर्टेंट है, वो थोड़ा सा आपको समझना है, वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आर्टिकल 21 बताया अभी आप तक को, अब मैं आपको आर्टिकल 21 में एक चीज़ जोड़ी गई है, 21 क्या है वो भी बताऊँगा। आपने एक मामला सुना होगा, मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य। मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य, ये 1992 का मामला है। 1992 का मामला है। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, गरिमापूर्ण जब व्यक्ति का जीवन है तो जीवन गरिमापूर्ण होगा, और बिना शिक्षा प्राप्त किए कोई व्यक्ति है वो गरिमापूर्ण जीवन की प्राप्ति कर ले, ये संभव नहीं है। तो कोर्ट ने कहा कि प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करना, एलिमेंट्री एजुकेशन प्राप्त करना व्यक्ति का जीवन के अधिकार के समतुल्य है या गरिमापूर्ण जीवन के समान है। तो ये मैं कह सकता हूं कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार यहां आया, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, मैं समझाऊंगा आपको भी कैसे बनता है वो सवाल। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य वाद में कोर्ट का फैसला आया कि प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो भी, क्योंकि शिक्षा के बिना गरिमापूर्ण जीवन की प्राप्ति संभव नहीं है। अतः गरिमापूर्ण जीवन या जीवन के अधिकार में ही शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है, अपने आप में शामिल है। तो 1992 में जब ये फैसला आया, अब आप देखें 86वां संविधान संशोधन हुआ 2002 में भारतीय संविधान में। 86वां संविधान संशोधन इसी फैसले को लागू करने की एवज में, आप ये मान सकते हैं। 86वां संविधान संशोधन 2002 में हुआ और भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया, 21 क। इसी अनुच्छेद में 21 क जोड़ा गया और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का अधिकार, प्राथमिक शिक्षा का अधिकार दिया गया। प्राथमिक शिक्षा का जो ये अधिकार दिया गया है, ये आपको इसमें ये समझना है कि इसमें ये लिखा है कि जो 6 से 14 वर्ष की आयु वर्ग के जो बालक हैं उनका ये अधिकार है कि वो राज्य के माध्यम से, राज्य की जो राजकीय पाठशालाएं हैं या किसी और माध्यम से राज्य है इनको प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करेगा। तो 21 का शिक्षा का अधिकार है वो शामिल है। एक बार सवाल आया था ये RS प्री परीक्षा में कि शिक्षा का अधिकार निम्न में से किस मूल अधिकार में शामिल है। शिक्षा का अधिकार किस मूल अधिकार में शामिल है? उसमें दे रखा था समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, फिर दे रखा था शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार, चौथा था संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
तो मोटे तौर पर हम ये अनुमान लगाते हैं कि शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकारों में ही शिक्षा का अधिकार शामिल होगा, लेकिन नहीं, ये अनुच्छेद 21 क में जोड़ा गया था और 21 का संबंध है वो स्वतंत्रता के अधिकार से है। तो इसका जो आंसर है वो है 21, स्वतंत्रता के अधिकार में जोड़ा गया है, क्योंकि जीवन का जो अधिकार है वो शिक्षा के अधिकार के बिना अपने आप में अपूर्ण है। अतः यहाँ पे 21 क में जोड़ा गया और प्राथमिक शिक्षा का अधिकार है वो अभी भारत के नागरिकों का मूल अधिकार बना हुआ है। ठीक है। एक और महत्वपूर्ण जो मामला आया था कोई ज्ञानकोरवाद, उसमें ये मामला जब कोर्ट पहुंचा तो ज्ञानकोरवाद में ये जो बहस छिड़ी थी वो ये छिड़ी थी कि क्या किसी व्यक्ति को आत्महत्या करने का अधिकार भी जीवन के अधिकार के समान है। तो कोर्ट ने ज्ञानकोरवाद में ये बताया था, ज्ञानकोरवाद में, कि आत्महत्या का जो अधिकार है या आत्महत्या करना है वो जीवन जीने के अधिकार में शामिल नहीं है। अर्थात किसी व्यक्ति ने अपनी बीमारीवश या अपनी जो शारीरिक पीड़ा के कारण उसने आत्महत्या, अपना जो प्राण नष्ट करने का अधिकार कोर्ट से मांगा था, कोर्ट ने कहा नहीं, जीवन जीने के अधिकार में आत्महत्या करने का अधिकार या स्वयं को समाप्त करने का अधिकार है उसमें शामिल नहीं है। ये फैसला सबसे पहले आया था ज्ञानकोरवाद में। फिर एक है विधिक सहायता का अधिकार। विधिक सहायता, ये हुसैन आरा बनाम बिहार राज्य वाले मामले में ये फैसला आया था कि किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने के अधिकार में विधिक सहायता, कानूनी सहायता प्राप्त करने का अधिकार भी है और त्वरित सुनवाई करने का अधिकार भी उसमें शामिल है। विधिक सहायता भी प्राप्त करेगा वो व्यक्ति और त्वरित सुनवाई भी करेगा, तो ये भी इसमें शामिल है। इसके अलावा देखो, आपने राजस्थान के एक बहुचर्चित मामले में विशाखावाद जो फैसला आया था, विशाखा गाइडलाइन जो सुप्रीम कोर्ट ने जारी की थी, उसमें हमें समझना है विशाखावाद यौन उत्पीड़न के विरुद्ध अधिकार, महिलाओं को ये अधिकार दिया गया है, वो भी जीवन जीने के अधिकार में शामिल है, गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में शामिल है, तो ये भी इसमें शामिल था। फिर देखो, बाबा रामदेव वाले मामले में एक फैसला आया था जिसमें बाबा रामदेव हैं वो रामलीला मैदान में अनशन कर रहे थे और पुलिस ने रात को जाते समय उनको रात को सोते समय उनको डिस्टर्ब किया और उस ग्राउंड को खाली करवाया। तो इस मामले में कोर्ट ने फैसला दिया कि नींद लेने का जो अधिकार है वो भी एक तरह से एकांतता का अधिकार है और अपना जीवन, सुखमय जीवन जीने का अधिकार है। तो आप उस समय, चूंकि बाबा रामदेव हैं वो नींद ले रहे थे और पूरी जो पब्लिक थी वहाँ पे, जो उनके जो समर्थक थे वो भी नींद में सो रहे थे, तो उस तरह से पुलिस को उसको डिस्टर्ब करना गलत है। तो अपने आप में बाबा रामदेव को जब रामलीला मैदान में वहाँ से निकाला गया तो ये अनुच्छेद 21 के तहत व्यक्तियों के और बाबा रामदेव के जो जीवन जीने का अधिकार था, जिसमें नींद का अधिकार भी शामिल था, उसका उल्लंघन हुआ है, तो कोर्ट ने इसको गलत माना था। फिर देखो, शुद्ध पर्यावरण का अधिकार, बहुत सारे मामलों में शुद्ध हवा का अधिकार, MC मेहता केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि शुद्ध पर्यावरण का जो अधिकार है वो जीवन जीने के अधिकार में सम्मिलित है। तो शुद्ध पर्यावरण भी नहीं होगा, शुद्ध हवा नहीं होगी, शुद्ध जल नहीं होगा, पर्यावरण नहीं होगा, तो फिर जीवन है वो गरिमापूर्ण नहीं बन सकता। तो इस तरह के जो अधिकार हैं वो हो गए हैं और सुप्रीम कोर्ट की व्याख्याएं लगातार जारी हैं। अभी और भी बहुत सारे जो अधिकार हैं उसमें जुड़ते चले जाएंगे। तो अपने आप में एक व्यापक आर्टिकल है। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको आर्टिकल 21 का जो पूरा मर्म है उसको समझाने में सफल रहा हूं। धन्यवाद।